Education is not to teach a child but to reach a child. Hi everyone, my name is AK Aziz Khokar. I hope you are fine. In today's lecture, we are going to learn about vocabulary building. और vocabulary building के अंदर हम आज idioms के बारे में सीखेंगे और in particular on health. इन एवरीडे लैंग्वेज में हेल्थ के ऊपर हम ईडियम्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे मैंने बोर्ड पे पैराग्राफ राइट किया है. आई हैव रिटन अ पैराग्राफ जिसमें मैंने ईडियम्स को यूज़ किया है और उसके नीचे उसकी मीनिंग्स भी लिखिए ताकि जो स्टूडेंट्स अगर नोट करना चाहे कि इस जो पैराग्राफ में ईडियम्स को यूज़ किया गया है उसकी अलहदा इंडिविजुअल मीनिंग क्या है तो वो भी लिख पाएँ या वो नोट कर पाएँ किसी नोटबुक के ऊपर. तो जैसे Mark has been feeling under the weather for weeks. इसका मतलब ये हुआ कि मार्क जो है वो इज नॉट फीलिंग वेरी वेल. वो वेरी वेल नहीं है. और वन डे ही केम इन टू वर्क. जब वो एक दिन आया looking like death warmed up. looking like death warm up. तो इसका मतलब हुआ looking extremely ill. तो वो बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था. and so we told him to go away for a few days to recharge his battery. जिसका मतलब डू समथिंग टू गेन फ्री एनर्जी. जाओ, आप आज बीमार हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आज आप छुट्टी कर लो. आफ्टर वन डे, एक दिन के बाद, बिसाइड द सी, जब वो समंदर के करीब बैठा था, ही नो लॉन्गर फेल ऑफ कलर. And by the second day, he knew he was on the road to recovery. नंबर 4 में इसका फेल ऑफ कलर का मतलब फेल्ट अनवेल. वो ही वॉज फीलिंग अनवेल. इसलिए जब वो दूसरे दिन आया तो उसने महसूस किया कि now I am getting better. I am feeling somehow better. He sent us a postcard and we were all glad to learn that he was on the mend. जिसका मतलब हुआ he was getting better again. Feeling something fresh. By the end of the week, he returned to work as fiddle as fiddle. अब वो he was perfectly well. अब वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया और एक हफ्ते के बाद वो ऑफिस में काम करने लगा. By the end of the week, he returned to work as fit as fiddle, and he has been as right as rain ever since. उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया और अब वो he is not feeling unwell.
अब उसे कोई भी मसला दरपेश नहीं। तो ये मीनिंग्स भी लिखी हुई है। जैसे पहले इडियम अंडर द वेल्ड का मतलब हुआ नॉट फीलिंग वेल। लुकिंग लाइक डेथ वार्म्ड अप का मतलब हुआ लुकिंग एक्सट्रीमली इल। नंबर 3 में फेल ऑफ कलर का मतलब हुआ डू समथिंग टू गेन फ्रेश एनर्जी। नंबर 4 में ऑन द रोड टू रिकवरी मतलब इसका हुआ कि फेल्ट अनवेल। और ऑन द मेंड का मतलब है गेटिंग बेटर। और अगेन ऑन द रोड टू रिकवरी गेटिंग बेटर। एंड एज फिटल एज फिटल एज फिट एज फिटल फिटल का मतलब है परफेक्टली वेल। और एज राइट एज रेन का अगेन वही मतलब हुआ परफेक्टली वेल। तो ये इडियम्स है। और इडियम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जब आप ऐसे या पैराग्राफ या स्पीच करते हो तो इडियम्स का यूज़ करना आपकी लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इडियम्स एक्चुअली make your language very beautiful, attractive and fascinating। तो आप अगर डेली 5 से 8 या 10 तक इडियम्स को यूज़ करेंगे या वो नोट करेंगे, उसकी उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपकी वोकेबलरी में इजाफा आता जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी वोकेबलरी कितनी है, जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था और CSS की तैयारी के ड्यूरिंग और CSS क्वालिफाई या मतलब एग्ज़ाम में बैठने के बाद, तो अभी मैं गेस कर सकता हूँ कि मेरी जो वोकेबलरी है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा होगी। तो अगर आप भी अपनी वोकेबलरी बिल्डअप और बूस्टअप करना चाहते हैं तो आपको यू नीड टू रीड एज मैनी बुक्स एज यू कैन। वोकेबलरी बिल्डिंग के अंदर पैरा वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, खास आमतौर पर CSS PCS या किसी रिटन पेपर में। तो आज का जो पैरा वर्ड है जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि एबल और कैपेबल। जैसे सनम इज एबल टू राइट 300 वर्ड्स इन एन essay। कैपेबल बतूल is capable of writing 3,000 words in an essay। अगर हम इस दोनों सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करें तो डिफरेंस ये होगा कि जो एबल है, सबसे पहले एबल अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेता है वो टू लेता है, और कैपेबल जो है वो ऑफ लेता है। और ऑफ जब यहाँ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के फौरे बाद इंग फॉर्म हम यूज करते हैं, राइटिंग, जैसे ये राइटिंग हो गया। और एबल जो है यहाँ वो एक्चुअली इन जनरल मतलब सनम जो है वो सिर्फ 300 वर्ड्स लिख सकती है। मतलब उसकी इतनी तैयारी नहीं है, उसका इतना एतमाद नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं कि वो 3,000 वर्ड्स लिख सके। तो जब केपेबल हम यूज़ कर रहे हैं कि बतूल इज केपेबल ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि बतूल में वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो प्रिपरेशन मुकम्मल तौर पे है
तो शी इज एक्सप्रेसिंग श्योरली, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अब 3000 वर्ड्स इससे मैं लिख सकती हूँ। ठीक। और वोकेबलरी बिल्डिंग के अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नो डाउट कि कितने अहम होते हैं। तो आज का जो सिनोनिम है वो है अबोमिनेट, जिसकी मीनिंग है हेट, लॉस, नफरत करना। जैसे आई अबोमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जिस भी फॉर्म में टेररिज्म हो रही है, तो मैं उनको नफरत सी निगाह से देखता हूँ या हेट करता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। और इसका एंटोनिम होगा एडोर, मतलब किसी को जाना, लाइक करना। और अगेन वोकेबलरी बिल्डिंग के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एनोनिमस, मतलब अ कंपोजिशन विच बियर्स नो नेम ऑफ द राइटर। आपने कोटेशंस, कई कोटेशंस पढ़े होंगे जिसके नीचे किसी का नाम नहीं होता, वहां लिखा होता है एनोनिमस। मतलब इसका क्या हुआ कि जिसने ये कोटेशन कही है उसका मतलब नेम नहीं है, या जिसने ये ऐसे लिखा है उसने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, या जिसने ये किताब लिखी है उसने अपने नाम जो है वो नहीं लिखा है। तो इस तरीके से